बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था क्लास 12 का, तो मैंने बोला था आपको कि पहले ये इजी चैप्टर हम करेंगे। तो कल हमने डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला किया था और मैंने 7.1 शुरू कर दी थी और 7.1 के मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे। एक क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने और एक क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होगा। तो वो पहले 2 क्वेश्चनों से थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैं कल में वो नहीं करा सका। आज हम वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझेंगे कि आपने फर्स्ट ईयर की बुक में आपने चैप्टर नंबर 3 में जो वेक्टर वाला चैप्टर था उसमें एक्सरसाइज 3.4 में आपने रेशो थ्योरम पढ़ा था। तो यहाँ ये वही बिल्कुल रेशो थ्योरम लगता है। उसमें ये वो वेक्टर का बता रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ जस्ट 2 पॉइंट होंगे, इसमें वेक्टर नहीं होगा। तो हम वो निकालते हैं कि वो रेशो थ्योरम किस तरह निकलता है, तो उसका फार्मूला डेवलप करते हैं। जब फार्मूला निकल आएगा तो फिर जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 2 पॉइंट लेते हैं, इधर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये इसको हम x1 का नाम देते हैं, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। और यहाँ हम आज एक पॉइंट R ले लेते हैं। ये वो जो रेशो थ्योरम पढ़ा था बिल्कुल वही चीज़ है, हमने यहाँ R ले लिया। अब आपको पता होता है उसमें 2 वो रेशो देगा, क्वेश्चन में भी गिवन होंगी, एक M1 होती है, एक M2। तो हम यहाँ गिवन कर लेते हैं, M1 हमेशा इधर आप लिखेंगे और M2 यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इधर से हम फार्मूला निकालना है। आपने देखना है कि फार्मूला आया किस तरह। ये जो पूरी है इधर से लेकर P से R तक का जो डिस्टेंस है ये M1 है, मैंने आपको बता दिया, और ये जो डिस्टेंस है ये M2 है। अब उधर हम क्या करते थे, जिस तरह हमारे पास वो फर्स्ट ईयर में कि वो वेक्टर में होता था, यहाँ हम एक पॉइंट O लेते थे, वो वेक्टर में था, वो वेक्टर में और तरह से होता है। तो इस तरह हमने ये 2 पॉइंट उधर हम लेते थे P और Q, और यहाँ हम R ले लेते थे। तो उसमें हम ये करते थे, ये M1 है और ये M2 है। तो ये हम करते थे कि M1 को हम इस Q से ले जाते थे और M2 को P से। तो हम इस तरह करते थे कि M1 OQ प्लस M2 OP और नीचे M1 प्लस M2 की रेशो, ये हम इस तरह करते थे। ये इंटरनली में करते थे और ये एक्सटर्नली भी निकलता है। एक्सटर्नली में जस्ट यहाँ माइनस होता है, इसी तरह यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट O नहीं है, तो O की जगह क्या होगा वो आप देखें। जिस तरह यहाँ हम ये करेंगे कि 2 पॉइंट है, M1 को हम ले जाएंगे, ये जो M1 है इसको हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये जो M2 है इसको हम x1 से करेंगे। इसी तरह y वाला भी यही चक्कर होगा कि M1 को, ये जो M1 है इसको हम y2 से करेंगे, और जो M2 है ये इसको हम y1 से करेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह। अब हम फार्मूला लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये इंटरनली हम पहले लिखते थे। अब ये कल की तरह फार्मूला, हमने कल 2 फार्मूले पढ़े थे, इसी तरह ये फार्मूला आपने याद रखना होगा। अब आप देखें, जिस तरह मैंने किया कि M1 को मैंने पहले x2 के साथ किया, फिर दरमियान में हमने प्लस डालना है, और फिर मैंने M2 को, ये जो M2 है इसको मैंने x1 के साथ किया था, ठीक है, दरमियान में हमने कामा डालना है। और इसी तरह y वालों के साथ करना है कि M1 को मैंने y1 के साथ किया, y2 के साथ किया था। देखिए M1 को y2 के साथ किया था और M2 को y2 के साथ किया प्लस y1, ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय इनकी रेशो भी इंटरनली है तो M1 रेशो M2 करेंगे, इसी तरह यहाँ भी M1 प्लस M2 रेशो। तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूला आया। ये जो फार्मूला है, ये जिस तरह रेशो थ्योरम फार्मूला था, ये बिल्कुल वही फार्मूला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसमें 7.1 का। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमें बोलता है कि ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उसने पॉइंट दिए हुए हैं, वो बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है
और ये वो उसने पॉइंट दिए हुए हैं कि इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर एक्स कामा वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। उसने बोला एक लाइन सेगमेंट ली है पी क्यू जो जॉइनिंग द टू पॉइंट। अब एक लाइन सेगमेंट पी क्यू लेनी है, ये पी क्यू ही मैंने लिया तो लाइन सेगमेंट मैंने पहले से ली हुई है। जस्ट हम इसका पहला मैं पार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा जब मैं फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये है, और साथ में उसने आपको रेशो दी होगी, द रेशो 5:7, ये उसने आपको पॉइंट्स गिवन दिए। अब यहाँ पहले तो हेडिंग में लिख लेंगे कि M1 रेशो M2 ये हमारे पास इक्वल होती है, ये जो हमारे पास M1 रेशो ये क्या है 5 है, और कामा M2 रेशो ये हमारे पास 7 है। तो ये दो रेशो हमने ले ली। अब फार्मूला आप पुट करें वो वाला कि M1 के साथ हमने यहाँ x2 किया है प्लस M2 के साथ x1 किया है, और यहाँ M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 रेशो प्लस M2 और M1 प्लस M2। अब आपको पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को आप नाम दे दें जिस तरह x1 y1 x2 y2। अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए M1 रेशो क्या है आपके पास 5, यहाँ 5 पुट होगा, और उसके अलावा 5 के बाद x2 हमारे पास है 3, तो हमने यहाँ 3 ले लेना है, प्लस M2 रेशो 7 x1 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय M1 रेशो 5 प्लस M2 रेशो 7। अब इस तरह M1 5 और y2 है, अब y2 हमारे पास 4 है, प्लस M2 रेशो 7 और y1 हमारे पास है 2, तो ये हमने 2 पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय M1 रेशो 5 प्लस 7, ठीक हो गया। अब 5 3 15 प्लस 7 1 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, ये हो जाएंगे 12, और 5 4 20 प्लस 14 और डिवाइडेड बाय 12 और 15 प्लस 7 22 by 12 and 24 by 12। ये आपके दो नंबर हैं। अब इसको मज़ीद अगर आप करना चाहें तो 2 6 12 और 2 12 2 11 22, 2 6 और 2 12 2 3 और 2 6, तो ये हमारे पास 3 1 3 2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा 11/6, और यहाँ हमारे पास 2, ये हमारा आंसर है। तो इसका पहला पार्ट इस तरह किया हुआ था, उसने रेशो दी हुई थी। अब हम इसके पॉइंट जो पार्ट 2 है वो हम करते हैं। अब पार्ट 2 में उसने दिया हुआ है P दिया हुआ है 3 4 और Q -6 और 2 ये पॉइंट है, और जो रेशो दी हुई है M1 रेशो M2, तो वो हमारे पास जो रेशो है वो 3:-2, यानी एक ही रेशो, हाँ ये रेशो उसने दिए। तो वही फार्मूला है, कुछ नया नहीं है, आप देखेंगे कि वही फार्मूला हमने डालना है। आप देखें ये इधर मैंने वो फार्मूला लिखते हैं दोबारा, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कामा y1 M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये फार्मूला हो गया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। आप देखेंगे ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, तो ये हमारे पास M1 रेशो 3 है, x2 -6 है, प्लस M2 रेशो -2 है, और x1 जो हमारे पास है वो 3 है, डिवाइडेड बाय M1
M1 हमारे पास 3 है प्लस M2 है -2। इस तरह कामा M1 रेशो 3 और Y2 हमारे पास 2 है प्लस M2 और M2 हमारे पास जो है वो है -2 और साथ Y1, दिस इज Y1 और ये Y1 है 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 रेशो 3 प्लस M2 रेशो -2। तो ये अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने उसी तरह दोबारा लिख लेना है, इधर हम दोबारा वो लिख देते हैं कि 3 और -6 प्लस 3 -6 प्लस आई थिंक ये है -2 और 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास रेशो थी 3 -2 और आगे हमें जो करना है वो भी करना है 3 और 2 प्लस -2 3 और 2 प्लस -2 और 4 और डिवाइडेड बाय 3 -2। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए 3 को मैंने ये मैंने आर को फाइंड किया और ये इस तरह ब्रैकेट में डाल दिया। तो 3 को -6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है -80। ये आर हम निकाल रहे हैं और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6, 3 में से 2 गए तो 1 रह गए, 3 2s are 6 -2 4s are, ये हो गया 8, 3 में से 1 गए 2 गए और 1 रह गया। तो आर हमारे पास क्या आएगा -18 एंड -6 -24 डिवाइडेड बाय 1 और सेकंड पॉइंट -8 प्लस 6 तो -2 डिवाइडेड बाय 1। तो आर की वैल्यू क्या आई, एक आई -24 एंड सेकंड -2। दिस इज आंसर। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फार्मूला याद है, जस्ट फार्मूला याद है, वैल्यू पुट करें तो क्वेश्चन हो गया। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। कल मैंने आपको बोला था कि इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन 3 नहीं 4 एक्सरसाइजें हैं, 7.1 7.2 7.3 और 7.4 और बहुत ही सिंपल है। अगर आप करें तो ये चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर नंबर 8 और 9 भी इजी है। फिर हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की जानिब। तो इंशाल्लाह हम पूरी बुक अपलोड करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स भी अपलोड करेंगे। तो पहले ये ख़त्म हो जाए तो फिर फर्स्ट ईयर की भी अपलोड करेंगे। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सी यानी पी पॉइंट दिया हुआ है -6 और 7, क्यू पॉइंट हमें दिया हुआ है 5 -4 और जो रेशो दी हुई है M1 रेशो M2 = 2/7 और 1। अब हमने क्या करना है, उसी तरह हमने सोल्यूशन में जाना है और सिंपली वही फार्मूला हमने डालना है कि हमने बोला M1 के साथ x2 प्लस M2 x1 कॉमा, इस तरह हो गया कि M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये इंटरनली के लिए याद रखिएगा, एक्सटर्नली के लिए ये होता है कि यहाँ जहाँ प्लस है उधर माइनस हो जाता है, बस इतना फ़र्क है, डिफरेंस बहुत कम है इन दोनों में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जस्ट वैल्यू आप पुट करें जिस तरह, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। और अब देख सकते हैं आप M1 की वैल्यू है हमारे पास 2/7 और साथ जो हमारे पास है वो 5 है। x2 की वैल्यू क्या है 5 है प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस 1 M1 रेशो प्लस M2 और इसी तरह हमारे पास M1 है और M1 जो हमारे पास है वो है 2/7 और y2, दिस इज y2 है -4 प्लस M2 1 और y1 है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय M1
m1 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 10 हो जाता है, 10/7 -6। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय, यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। आप 7 और 1 का एलसीएम करें ना, क्या आता है? 7 आता है। 7 एलसीएम आ गया, 7 1 7 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 1 7 7 और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ये आपने एलसीएम मैंने बोला था पिछले जो लेक्चर था उसने, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था एलसीएम किस तरह निकलता है। तो इसमें हम एलसीएम नहीं बताएंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 7 7। अब नीचे भी एलसीएम हो जाएगा तो नीचे 7 एलसीएम आया, 7 1 7 2 प्लस 1 7 7 और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7। तो नीचे एलसीएम आ गया तो आर क्या हो गया? अब इधर भी एलसीएम ले ले, इधर भी 7 आ जाता है। 7 1 7 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 10 और 1 1 7 7 और 7 को मल्टीप्लाई करें 7 6 42। इस तरह इधर 7 का एलसीएम 7 7 7 1 7, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें -8 एंड इस तरह प्लस 1 7 7 एंड 7 7 49। और नीचे हमारे पास क्या रहा कि 9/7 और यहाँ भी क्या आया 2 + 7 9/7। अब आर हम निकालने जा रहे हैं तो 10 - 42 तो 10 + 10 - 42 तो ये -32 डिवाइडेड बाय 7 और -8 + 49 और ये है 41 डिवाइडेड बाय 7 और 9/7 और 9/7। तो ये 7 7 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल तो आर हमारे पास आया -32 डिवाइडेड बाय 9 एंड 41 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा होगा कि तीनों पार्ट हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो इसमें जस्ट वो रेशियो थ्योरम लगता है और अगर आपको वो आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें इसने पॉइंट्स भी दिए हुए हैं दोनों और साथ में इसने क्या दिया हुआ है आपको? रेशो भी दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ये रेशो नहीं देता, तो रेशो ये आपसे पूछेगा और आर की वैल्यू आपको यहाँ गिवन कर देगा। तो आपने आर की वैल्यू भी आपको पता होगी और पॉइंट्स भी गिवन होंगे, वहां से आपने रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि ईच केस इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। अब देखिए 2 पॉइंट्स बोल रहे हैं, ये दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय द पॉइंट आर एक्स वाई। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा। देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें से पी भी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने रेशो दी हुई थी, यहाँ रेशो नहीं थी। तो जस्ट हमने रेशो निकालनी है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप देखेंगे एकदम क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो हमारे पास है पी के पॉइंट भी दिए हुए हैं, हम क्वेश्चन नंबर करते हैं ये जिस तरह हमारे पास। अब हम इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका हमारे पास, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो उसका जो पहला पार्ट है उसमें पी की वैल्यू जो दे रहा है वो 8 और 10 दे रहा है। पी की वैल्यू 8 एंड 10 है और साथ जो इसी तरह क्यू की वैल्यू है वो -12/6 है और साथ में उसने आर दिया हुआ है -4/7 और 58/7। इसमें याद रखे उसने जस्ट एक चीज नहीं दी, वह रेशो। तो हमने क्या फाइंड करना है, M1 रेशो M2 हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला वही है, जस्ट आप पहले फॉर्मूला पुट कर लें, R
m1x2 प्लस m2x1, इसी तरह m1y2 प्लस m2y1, नीचे m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, ये फार्मूला हो गया। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले आपको एक चीज़ पता होगी, तो आप क्वेश्चन हल करेंगे कि ये है, रफ में मैं लिख देता हूँ कि जिस तरह ये है a डॉट बी और यहाँ है इज इक्वल टू सी डॉट डी, तो हम ये करेंगे कि a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे और b को d के साथ। ये सिंपल है, यही तरीका यहाँ पे भी लगेगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो पार्ट है यही तरीका लगेगा, लेकिन हम देखते हैं कि होता किस तरह है। तो हम इस तरह इसको दोबारा लिख लेते हैं। आर तो हैज़, हमने जो फाइंड करना x1 और y1 ले लेते हैं और आर, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि m1, इधर m1 रेशो हमारी पास वैल्यू नहीं, जो हमें निकालनी है, तो m1 हम लिख लेंगे और साथ x2। अब x2 यहाँ क्या है, ये देखिए x1 y1, ये x2 y2, और इस तरह यहाँ x2 क्या है -12, तो आपने -12 लिख देना है, प्लस m2 क्या है, m2 हमें नहीं गिव, हमने m2 फाइंड करना है, तो x1 हमें गिवन है, x1 है 8, ठीक हो गया। m1 प्लस m2 क्योंकि हमारे पास ये गिवन नहीं है, और m1 उसी तरह, y2 हमारे पास क्या है 6 है, प्लस m2 उसी तरह, और y1 हमारे पास 10 है, ठीक है, तो ये 10 हो। अब डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि वही चीज़ है कि जिस तरह यहाँ जो x है वो इस पहले वाले के साथ, तो y है वो दूसरे वाले के साथ, जिस तरह a c के साथ, b d के साथ, उसी तरह हमने ये भी हल करना है। तो उसने हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं, r वाले पॉइंट दोनों दिए हुए हैं, तो वो हम पॉइंट पुट कर लेते हैं। देखिए ना, r के ये पॉइंट थे, तो r के ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, पहला पॉइंट है -4/7, ये x है और ये y है, तो ये -4/7 है, और y का पॉइंट क्या है 58/7, ठीक हो गया। और ये हम उसी तरह लिख लेते हैं आगे, और m1 -12 प्लस m2 8, m1 6 और m2 हमारे पास 10 था, और m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2। जिस तरह आपको पता है कि ये वाला जो पहले वाला कंपोनेंट है ये हमने पहले के साथ, दूसरे वाला कंपोनेंट दूसरे के साथ। तो हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दरमियान में आप लाइन निकाले, दो मेथड है इसके करने के। तो आप इज इक्वल टू है, तो आपने सिर्फ जस्ट देखें ये वाली वैल्यू उठानी है, -12 m1, देखें इससे मल्टीप्लाई करें तो यही होता है 8 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ हमारे पास हो गया -4/7 के इक्वल है। इसी तरह आपने यहाँ भी ले लेनी है, ये है 58/2 वाला, ये है देखिए 6 m1 प्लस 10 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये किसके इक्वल है 58/7। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 7 को मल्टीप्लाई करना है -12 m1 प्लस 8 m2, इस तरह -4 को मल्टीप्लाई करना है m1 प्लस m2 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। 7 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस तरह 7 10 70, तो ये 82 आ जाता है, -82 m1 प्लस 7 7 49, और ये 7 8 56 m2 इज इक्वल टू -4 4 m1, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -4 m2, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि m1 वाले एक साइड ले आए, m2 को एक साइड कर दें, तो -82 m1
और ये -4m1 इधर आया तो ये क्या हो गया, +4m1 इज इक्वल टू -4m2, और ये -4m2 उधर गया तो क्या हो गया, -56m2। तो -82 में से कितने निकालो, 4 निकालो तो क्या बचता है पीछे। तो ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास 84 था, 84 आता है। तो 84 में से +4 गए तो क्या हुआ, -80। ठीक है, जिस तरह -80 आता है इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू -4m2 -56m2। तो ये कितने बन जाते हैं, ये हमारे पास -60m2। देखिए माइनस माइनस आप इधर ही कैंसिल कर दिए। हमें पूछा हुआ क्या था, m1 रेशो डिवाइडेड बाय m2, ये हमें फाइंड करनी। तो हमने m1 और यहाँ से m2 को मैं इधर ले आया, तो ये देखें दूसरी साइड ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 80 और ये 60। ठीक है, तो 80 और 60 की रेशो निकाले आप, तो m1 m2 इज इक्वल टू 3/4। देखें ना, 60 और ये करें, 2 3 ज़ा 6 और 0 और 2 40 और 2 15 और 2 20। ठीक हो गया, और 2 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा, तो ये 3/4 आता है। तो ये रेशो निकल आई m1। तो सो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 3 और 4, ये आपका आंसर है। अब इसी तरह आपने इससे भी, इन दोनों में से आपको कुछ एक फाइंड करना है, दोनों का आंसर सेम आएगा, आपने ये खुद मल्टीप्लाई करना है। आप देखेंगे कि इसकी रेशो भी 3/4 निकलेगी। तो ये दोनों आप इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं कि एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स वाले से और वाई वाले को वाई वाले से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके आपने ये सवाल हल कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने रेशो दी हुई थी, वो नहीं पूछी, यहाँ आर की वैल्यू दे दिया, तो रेशो को हमने फाइंड करनी थी, तो वो हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। तो पार्ट बी क्या है, -2 4 और क्यू भी दिया हुआ है 3/6, और आर की वैल्यू हमारे पास 4/5 और 3/5, ये हमारे पास आर की वैल्यू है। तो ये आर की वैल्यू है। तो अब हम वही फार्मूला पुट करते हैं, आप देखेंगे वो फार्मूला हम लिख लेते हैं पहले कि m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2। हमने फार्मूला लिख दिया है। अब इसी तरह हमने वैल्यू पुट्स करनी है, तो हम इधर अगले पेज में आपको पता चलेगा किस तरह ये सवाल हल होता है। जिस तरह हमने वो क्वेश्चन हल किया इसी तरह हम ये भी करेंगे। एज हम लिखेंगे आर की वैल्यू x1 और y1 है, तो ये आर में दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ तेज तेज, x2 प्लस m2 x1, जल्दी जल्दी फार्मूला लिख लेते हैं। तो फिर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, और यहाँ वैल्यू जो है उसने पॉइंट्स हमें दिए हुए थे वो भी हम लिख लेते हैं। p है हमारे पास 8/10, नहीं 8/10 नहीं है, p की वैल्यू हमारे पास है, ये तो पिछले पहला पार्ट है, -2/4, और इसी तरह हमें q भी गिवन है, q है 3/6, और हमारे पास r भी गिवन है, r है 4/5 और 3/5। अब जस्ट हमने क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। आप देखें कि यहाँ r और x1 की वैल्यू ये देखिए क्या है 4/5, और यहाँ क्या है 3/5 y1 की वैल्यू, ये हमने ले ली। और देखिए m1, अब हमने m1 की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो m1 तो हमारे पास नहीं है, तो x2 देखिए ये है x1 y1 x2 y2, तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू 3 है,
प्लस m2 नहीं है तो x1 की वैल्यू हमारे पास -2 है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह ये हुआ कामा m1 की वैल्यू नहीं गिवन तो y2 है 6 प्लस m2 y1 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब वही काम करना है जो आपने पहले किया था, x वाला x से, y वाला y से। इस दफ़ा मैं ये वाला हल करा दूंगा कि आप देखें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा कि दोनों तरीक़ों से आपका आंसर सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं y को लेके y के कंपोनेंट से तो आंसर हम ले लेंगे, लेकिन पहले हम वैल्यू को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए आप दोनों को हम दोनों को लेते हैं, सॉल्व इससे करेंगे। तो ये है 3m1 प्लस -2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसके इक्वल है? 4/5 के। दूसरी साइड हम देखते हैं 6m1 प्लस 4m2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3/5। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं ये वाला जो है इसे सॉल्व करता हूँ। 6m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 3/5 और ये है m1 प्लस m2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को और ये 3 को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 6 are 30 m1 प्लस 5 4 are 20 m2 3 m1 प्लस 3 m2। अब m1 को इधर ले आए, m2 को उधर ले जाएं तो 30 m1 माइनस 3 m1 इज इक्वल टू 3 m2 माइनस ये प्लस था उधर आके -20 m2। तो 30 में से 3 गए तो 27 m1 इज इक्वल टू -20 प्लस 3 तो -17 m2। अब m1 और m2 रेशो हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ m1 वो m2 इधर आ गए, तो इस साइड -17 ये मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड जाके डिवाइड 27। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 17 -17 और 27। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हल हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि जस्ट हमने रेशो थ्योरम जो लिया और रेशो थ्योरम लेके हमने इसके सारे पार्ट हल किए हैं। तो आई होप कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो वो इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपने 9th में पढ़ा होगा लेकिन उस तरह का आपने नहीं पढ़ा होगा। तो उसके लिए पहले आप शेप को समझेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में सेंट्रियोइड क्या होता है, तो इस सेंट्रियोइड को समझने के लिए आपका क्वेश्चन तो सिर्फ सेंट्रियोइड तक है, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा कि सेंट्रियोइड के आगे 3 और भी हैं। एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बोर्ड के एमसीक्यूज में वो आते भी रहते हैं। तो हम उनकी शेप बना के आपको बताते हैं कि सेंट्रियोइड क्या चीज़ है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर हल करते हैं। बहुत ही ईजी है सेंट्रियोइड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रियोइड है क्या। अब हेडिंग दे देता कि सेंट्रियोइड, ये आपने हेडिंग दे दी कि ये है क्या। बेसिकली इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा ये क्या है। जब इसकी डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह कि मीडियन का क्या मतलब होता है कि इन तीनों का 3 पॉइंट में लूंगा, तीनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होगा।
तो ये हमारे पास सेंट्रॉइड होता है। तो हम 3 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। वैसे आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा, उनमें 2 पॉइंट लेते थे, हम यहाँ 3 पॉइंट ले रहे हैं ए बी सी। ए को मैं x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3 के नाम से, ये नाम हो गए इन तीनों के। अब इन तीनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होगा। देखिए एक में यहाँ से ले लेता हूँ, ये गया, दूसरी लाइन यहाँ से गई, इसने कट इसे यहाँ से किया, और तीसरी लाइन यहाँ से गई, इसने कट यहाँ से किया, जो ये दरमियान में आपके पास सेंटर बन रहा है। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, यानी मीडियन से मुराद के दरमियान में से तीनों पॉइंट देखे ये जा रहे हैं और एक लाइन में कट कर रहे हैं। तो दिस इज योर सेंट्रोइड, ये आपका सेंट्रोइड है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए इसका फॉर्मूला है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 की क्यों लिया कि मीडियन है भाई, सेंटर है आपको पता है, और कामा y1 इसी तरह ये प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। जब मैं वैल्यूज की पुट करूंगा तो आप देखेंगे यार ये बहुत ही ईजी है। तो इसका क्वेश्चन मतलब सेंट्रोइड का एक ही क्वेश्चन है 7.1 में और वो हल हो जाता है। लेकिन मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ, 3 और सेंट्रोइड भी हैं, उसके आगे किस्में वो भी बताना चाहता हूँ। वो MCQs में आ सकती है, लेकिन आपका उसमें क्वेश्चन नहीं। EKPK बुक में, दूसरी बुक का हमें नहीं पता, तो EKPK बुक में हमारे पास एक ही है। तो दूसरा हम ले लेते हैं इन सेंटर बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, ये हमारे पास होता है इन सेंटर। अब मैंने लिख तो दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, ये डायग्राम बनेगी तो आपको समझ आ जाएगी। उसी तरह की डायग्राम है इसकी भी, ये वही पॉइंट है ABC, 3 पॉइंट है इसके भी, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल आ जाता है, तो इसकी साइडें भी होंगी। देखें अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम तीनों के एंगल बनाएंगे पहले, और एंगल में से ये लाइन हम ड्रा करेंगे, ये गई, अब जस्ट ये गई और ये गई, देखिए थोड़ी सी गलत बनी है, ये गई। अब एंगल में आपको पता है 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, तो ये A साइड हम ले लेते हैं, ये B है और ये C, ठीक होगी। तो ये जो दरमियान वाला सेंटर है इसे बोलते हैं इन सेंटर। देखिए ये एंगल्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, इंटरसेक्शन एंगल्स के, हमने एंगल में से ये लाइंस कट की तो बना, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल है और ये इन सेंटर है। और इन सेंटर का फार्मूला आप देख ले अगर, तो ये फार्मूला है इन सेंटर का, x1 और y1 इज इक्वल टू g, तो ये इन सेंटर का फार्मूला है। इसमें सिंपल उसी तरह है, लेकिन साइडें भी हैं, तो इसके साथ साइडें आ जाएंगी, बस और कुछ नहीं। इस तरह a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास इन सेंटर है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल। थर्ड हम ले लेते हैं आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर बहुत इजी है, आप जब चारों पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेंट्रोइड का ही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड से मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल, जहां भी लिखा हुआ एल्टीट्यूड आप समझ जाएं कि 90 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। और अब आप देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल किस तरह बनता है, तो उसी तरह हम इसकी भी शेप बनाते हैं। ये इसकी भी शेप बना दी हमने, ये भी 3 पॉइंट हो गए A B C, और यहाँ
पहले 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे इसके साथ। जब 90 डिग्री के एंगल, तो एक हमारा एंगल पहले हम ये ड्रा कर लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा। ये एक पॉइंट गया, ये मैं दूसरा पॉइंट यहाँ से मैंने कट किया, और तीसरा पॉइंट जो था अब वो यहाँ से कट हुआ। अब ये 90 के एंगल बनाने चाहिए। देखिए ये 90 का एंगल बना रहा है, एक ये भी 90 का एंगल बना रहा है, और यहाँ नीचे भी 90 का एंगल बन रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। ये 3 पॉइंट है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, और हमने बता दिया कि 90 डिग्री इसका एंगल है। तो आई होप कि आप आर्थो सेंटर भी समझ गए होंगे। लास्ट में जो हमारे पास है 4, वो है हमारे पास सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ये भी बहुत इजी है। ये बोलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ राइट बाई सेक्टर, ये बोलते हैं सरकम सेंटर का। अब इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाई सेक्टर, राइट बोलते हैं 90 का और बाई सेक्टर बोलते हैं हाफ। अब आपको ये नहीं समझ आया होगा, लेकिन जब डायग्राम बनेगी तो आप समझ जाएंगे कि इससे क्या मतलब है। डायग्राम हम बना लेते हैं, चारों की डायग्राम सेम है। देखें ये वही पॉइंट ए, ये बी और ये सी। अब इसमें क्या होगा, ऊपर वाला आर्थो सेंटर और ये मिलते जुलते हैं, उसमें 90 का एंगल, लेकिन यहाँ 90 के साथ हाफ भी करना है। तो हाफ में हम थोड़े नीचे आ जाएंगे। देखिए कि हम इधर थोड़ी सी डिफरेंट इसकी डायग्राम है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका हाफ करना है, तो इसलिए इसके जो पॉइंट्स है ये यहाँ हाफ से गुजरने चाहिए। देखिए हाफ हमने लगाना है ना, इन दोनों का हाफ होगा, तो इसका पॉइंट भी यहाँ से गुजरना चाहिए। ये तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बना है। इस डायग्राम को आप यहाँ से लेके जाएंगे तो ये सेंटर, ये देखिए सेंटर दरमियान हाफ भी और 90 का एंगल भी बना रहे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, ये सरकम, दिस इज सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर है। देखिए ये मिड से भी जा रहा है और ये 90 का एंगल भी बना रहा है। इसी तरह ये भी क्या कर रहा है, 90 का एंगल भी बना रहा है और साथ में मिड से भी जा रहा है, और ये पॉइंट भी उसी तरह। तो चारों के चारों हमने पढ़ लिए। तो आपको जो 12th में आपने जो 12th क्लास में जो आपको 7.1 में आपको जो क्वेश्चन हल होता है वो सिर्फ इससे होता है, और ये बहुत ही इजी है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। ये आई होप कि आपको आगे फ़ायदा होगा जो बीएस में जाओगे या एमफिल में। तो ये जो आगे आप जाएंगे तो आपको आगे फ़ायदा होगा कि सेंट्रॉइड के साथ इन सेंटर क्या होता है, कि यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल के साथ है, सेंट्रॉइड सिर्फ मीडियम के साथ है, और फिर आर्थो सेंटर क्या है कि यार एल्टीट्यूड 90 का कब होगा, और फिर सरकम सेंटर क्या है यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाई सेक्टर है। तो ये चारों हैं। तो अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप करेंगे तो बोलेंगे यार इतनी लंबी कहानी क्यों डाली हमने। जब क्वेश्चन हमें जस्ट फार्मूला बता देते तो हम हल कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए में क्या बोलता है, देखिए ए पॉइंट उसने दिया हुआ है 4 - 2, बी पॉइंट इज -2 4 एंड सी पॉइंट इज 5.5, 5, और बोल रहा है कि फाइंड दी सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल कौन सी है, बोल रहे हैं भाई ए बी सी। तो ये ए, ये बी, ये सी। ए पॉइंट दिया है 4 - 2, ये पॉइंट है -2 4, और सी पॉइंट है 5, और ये भी 5 और 5 ये पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट उसने हमें गिवन किए हुए हैं। तो अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि किस तरह होगा, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई। तो यहाँ से जो पॉइंट निकला था, सॉरी यहाँ पॉइंट था वो, तो उस तरह ये सेंट्रॉइड निकल आया था। तो इसका जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, कि फार्मूला हमने देखा यहाँ जो फार्मूला आया
के सी एक्स वाई, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तीनों पॉइंट गिवन है। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। जस्ट x1 की वैल्यू क्या है, ये 4 प्लस x2 की -2 प्लस x3 की +5 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 की वैल्यू देखिए क्या है, -2 प्लस y2 की वैल्यू 4 प्लस y3 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है और आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल कुछ नहीं है यार, रट्टे नहीं लगाओ। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट का पता हो तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं। तो 4 प्लस 5 9 और 9 में से 2 गए तो ये 7/2 और 5 प्लस 4 9 और 9 में से 2 गए तो क्या हो गया, ये भी 7.2। दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आप बोलते होंगे ये सर नहीं कराते, हम खुद ही कर लेते, तो कितना इजी है। तो मैं आपके लिए बी पॉइंट भी करता हूँ, एक पॉइंट आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, सारे पार्ट मैंने खुद किया, लेकिन ये बहुत इजी है, ये आपने खुद करना है। वैसे तो एक्सरसाइज पूरी आपने खुद करनी है, लेकिन ये होमवर्क में पार्ट नंबर सी आपके लिए रखूँगा। आपने इसका पार्ट नंबर सी करना है और बहुत ही ईजी है। पार्ट नंबर बी में 3, 5, B.46 और C.3 - 1 तीनों पॉइंट दिया। अब मैं डायग्राम नहीं बताता, आपको पता है यार डायग्राम क्या है, तो उसमें टाइम लगेगा। वैसे भी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, 40 मिनट से ज़्यादा हो गया हमारा टाइम। और x3 और y3 जस्ट हमने फार्मूला डालना है, आप समझ गए होंगे, डायग्राम उसी तरह बनती है। तो सी x1 ये फार्मूला है, प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट वैल्यू पुट करें तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस x2 की 4 प्लस x3 की, और बहुत ही सिंपल 3 डिवाइडेड बाई 2 y1 की वैल्यू 5 प्लस y2 की वैल्यू 6 प्लस y3 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी पॉइंट क्या है, देखिए 3 प्लस 4 7 7 3 10 10/2 5 और 6 11 11 में से 1 गए तो क्या आया, बोलो 5 प्लस 6 11 में से 1 गए तो 10/2। आप देख रहे होंगे x/y इज इक्वल टू 2 5s are 10 और 2 5s are 10। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको 7.1 ठीक से समझ आ गई होगी। मैंने सारे क्वेश्चन किए और जस्ट कॉन्सेप्ट बताया। वैसे ये तो 7.1 एक लेक्चर में हो जाती है, 30 मिनट्स जस्ट चाहिए तो ये क्वेश्चन हल हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक एक क्वेश्चन जिस तरह पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, रेशो थ्योरम के बाद सेंट्राइड और सेंट्राइड के अलावा इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सब कुछ मैंने आपको बताया, वो सारा हमने हल किया। और आई होप कि आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। अब हम 7.2 कल आपके लिए लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।